नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम राजभाषा के बारे में बात करेंगे। तो राजभाषा ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो शुरू करते हैं हम। राजभाषा वो भाषा है जिसमें प्रशासन का सभी कार्य होता है। यह समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है, अर्थात जिसे केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों से संपर्क स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाती है। तो राजभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब है कि ये प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया है। तो राजभाषा हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो इसमें इसकी उत्पत्ति का क्रम जो है, पहले संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो हिंदी का ये उत्पत्ति का क्रम है। तो राजभाषा का जो जिक्र है, उल्लेख है, ये संविधान के अनुसूची 8 में है। भाग नंबर 5 में भी एक आर्टिकल नंबर 120, इसमें उसके बाद भाग 6 में आर्टिकल नंबर 210 और भाग 17 में आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक इसमें राजभाषा का उल्लेख है। तो हम बात करेंगे अनुसूची 8 में जो आर्टिकल 343 344 है, इसमें संघ की भाषा के बारे में बात की गई कि संघ की भाषा क्या होगी। संघ मतलब केंद्र सरकार की भाषा क्या होगी। इसके बाद आर्टिकल 345 346 347, इसमें प्रादेशिक भाषा की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 348 से 349 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय की भाषा क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 120, इसमें संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 210 जो राज्यों के विधानमंडल हैं, उसमें प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बात की गई है। तो अब हम डिटेल से समझेंगे 343 से 351। तो इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 343 का 1, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप क्या होगा, ये इसमें बताया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो अंकों का है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये अंकों का स्वरूप बनाया गया है। फिर आर्टिकल 343 का 2, इसमें बताया गया कि 26 जनवरी 1965 तक, यानी 15 साल तक संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत होता रहेगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति आदेश से हिंदी में काम, ये आदेश 1952 में, 1955 में और 1960 में 3 बार आया था, तो इसको याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति के आदेश से हिंदी में काम कब कब हुआ था, तो आदेश कब कब आया था, तो 1952 में, 1955 में और 1960 में। आर्टिकल 343 का 3, इसमें संसद को अधिकार मिला है कि 15 वर्ष के बाद भी वो चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग के लिए यथावत रखने की विधि द्वारा कोई उपबंध कर सके। अर्थात इसमें ये बताया गया कि 15 वर्षों के बाद भी अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी को प्रयोग में ला सकती है, और अभी तक वो लाई जा भी रही है। आर्टिकल 344 का 1, इस आर्टिकल में राष्ट्रपति को प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, 7 जून 1955, और रिपोर्ट इसके 1956 में आई थी। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था जुलाई 1957 में, और जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। ये उस समय मुंबई के मुख्यमंत्री रहे। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष थे और 20 सदस्य थे। कुल मिलाकर 21 लोगों की ये कमेटी थी। सिफारिशें इस आयोग के द्वारा क्या दी गई, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण होना चाहिए और उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए एवं प्रचार किया जाए। तो इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण होना चाहिए और उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए, क्योंकि हिंदी में उस समय पारिभाषिक शब्दावली बहुत कम मात्रा में थी, उसको प्रयोग में लाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए उसमें यह सिफारिशें की गई कि हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए एवं उसका प्रचार भी किया जाए। आर्टिकल 344(4), संसदीय समिति का गठन। तो
जो संसदीय समिति का गठन किया गया वो आर्टिकल 304 के 4 के तहत किया गया 1957 में, ये 1957 है। अध्यक्ष उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी थे और इस समिति में सदस्य टोटल 30 होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। आर्टिकल 345 राज्यों की राजभाषा राज्य स्वयं चुन सकता है, ऐसा प्रावधान है। जैसे यूपी में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, तो इस तरह से राज्यों की राजभाषा राज्य स्वयं चुन सकता है। आर्टिकल 346 राज्य तथा राज्य संघ के बीच प्रयोग होने वाली भाषा संघ की भाषा हिंदी अंग्रेजी हो सकती है। आर्टिकल 347 किसी राज्य को नई भाषा की मान्यता राष्ट्रपति को प्रदान करने का अधिकार है, यदि राज्य चाहे तो राष्ट्रपति किसी राज्य को नई भाषा की मान्यता प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 348 न्यायालयों व विधानों की भाषा 348(1) सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। आर्टिकल 350 इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में कर सकता है। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी अगर कंप्लेन देना चाहता है तो संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में कर सकता है। आर्टिकल 350(b) प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, महाराष्ट्र में मराठी में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आर्टिकल 351 इसमें कहा गया है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वो हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके। अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 ये राजभाषा के बारे में अनुसूची है। तो संविधान बनाते समय टोटल 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 1967 में 21वां संविधान संशोधन के रूप में। फिर उसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं क्रमशः नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 1992 में 71वां संविधान संशोधन, और 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं क्रम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 2003 में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन। तो इसको याद रख लेंगे। जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को बदमाश से याद रखते हैं और नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को नमक से याद रखते हैं। आगे राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत की गई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राजभाषा पखवाड़ा ये 14 सितंबर से 28 सितंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हिंदी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए। वाक्य वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम वाक्य है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, 1960 में स्थापना हुई थी। रेल बजट का हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, जब जो रेल मंत्री थे उस समय। अब राजभाषा हिंदी अधिनियम 1963 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसका संशोधन 16 दिसंबर 1967 को हुआ था। कुल धाराएं 9+2 टोटल अगर देखेंगे तो 11 है। लागू 10 मई 1963, धारा 3 जोड़ा गया 26 जनवरी 1965 को, जिसमें सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगा। और 14 दस्तावेज ऐसे हैं जो द्विभाषी होंगे हमेशा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जिसमें क्रम से हैं संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, लाइसेंस, परमिट, संविदा, प्रेस विज्ञप्ति या नोट, सूचनाएं, संसद में प्रस्तुत सरकारी कागजात, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अलावा संसद में प्रस्तुत सरकारी या प्रशासनिक रिपोर्ट, टेंडर, फार्म एवं नोटिस। तो ये 14 फार्म हैं, दस्तावेज हैं जो हमेशा द्विभाषी में ही होंगे और एग्जाम में अक्सर आता है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा नंबर 1 है, जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं।
धारा 3, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। नंबर 4 में संसद में कार्य संचालन की भाषा है हिंदी या अंग्रेजी में। धारा 5, केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों की भाषा, संसद द्वारा बनाए गए कानून हिंदी या अंग्रेजी दोनों में होंगे। धारा 6, न्यायालयों में भाषा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य हाई कोर्ट में हिंदी या राज्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। अधिनियमों के प्रमाणित हिंदी पाठ, सभी केंद्रीय कानूनों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। धारा 8 में नियम बनाने की शक्ति, इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। धारा 9, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, अधिनियम लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का आदेश केंद्र सरकार दे सकती है। धारा 10, निरसन और संरक्षण, पूर्व में लागू किसी कानून का इस अधिनियम से विरोध होने पर नया अधिनियम प्रभावी होगा। धारा 11, हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने का प्रावधान, संघ सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित एवं विकसित करें, कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे धारा 6, 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है, तो इसे याद रखेंगे। धारा 4 का 1, संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976, जिसके अध्यक्ष ओम मेहता जी थे। तो ये 1963 के धारा 4 के 1 से संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था, 1976 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री ओम मेहता जी ने किया था, इसे याद रखेंगे। संसदीय समिति 1957 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 56 नहीं, ये 57 है। और धारा 4.1 जो 1963 का अधिनियम है, इसके धारा 4.1 से संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था, ये 1976 में हुआ था। इसके अध्यक्ष ओम मेहता जी थे। तो इन दोनों को याद रखेंगे, अलग अलग है ये राजभाषा समिति है और ये संसदीय समिति है, तो दोनों को याद रखेंगे। ये 1957 में स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। राजभाषा नियम 1976 पारित, राजभाषा नियम 1976 देखेंगे। ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था लागू। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत तमिलनाडु को छोड़कर, ये संपूर्ण भारत में लागू है, केवल तमिलनाडु को छोड़ करके। कुल नियम इसमें 12 हैं। संशोधन इसमें 3 बार हुआ था, 1987, 2007, 2011। इसमें नियम 1, संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976, इसका नाम बताया गया कि इसका नाम है राजभाषा नियम 1976, तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। नियम 2, परिभाषाएं हैं इसमें। अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963, केंद्र सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के कर्मचारी, क्षेत्र क, ख, ग की परिभाषा, तो इन सब की परिभाषाएं नियम 2 में दी गई हैं। नियम 3, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार, जिसमें नंबर 1, क क्षेत्र में पत्र हिंदी में, अंग्रेजी के साथ हिंदी अनुवाद भेजना है। और सेकेंड नंबर, ख क्षेत्र, यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। ग क्षेत्र, जिसमें केवल अंग्रेजी में होगा। और 4 में, ग क्षेत्र से अगर क, ख, ग क्षेत्र में पत्र है भेजना तो हिंदी या अंग्रेजी में होगा, तो याद रखेंगे। नियम 4, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। नियम 4, केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार नियम 3 की तरह होगा। नियम 3 मतलब ऊपर जो है, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार, जो इसमें क क्षेत्र, ख क्षेत्र का दिया है, तो इसके हिसाब से। तो नियम 4, केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार नियम 3 की तरह होगा। नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर हिंदी में देना आवश्यक है। नियम 6, हिंदी व अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 का 3 के सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी में हो। जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ता की, तो ये क्वेश्चन आता है कि किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये हस्ताक्षरकर्ता की होती है। दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों में हो। नियम 7, मानकीकृत हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य है। तकनीकी शब्दों के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत शब्द ही प्रयोग होंगे। आवेदन, अभ्यावेदन आदि कर्मचारी हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे सकता है। इसका उत्तर भी उसी भाषा में मिलेगा, यानी कर्मचारी जिस भाषा में आवेदन लिखेगा उसी भाषा में उसका उत्तर देना अनिवार्य है। नियम 8, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में टिप्पणियाँ, फाइलों पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी एक भाषा में, फाइलों पर टिप्पणी हिंदी अंग्रेजी किसी एक भाषा में दी जा सकती है। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के लिए टिप्पणी हिंदी में,
कार्यालय प्रमुख हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है। नियम 9, हिंदी में प्रवीणता। यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो तो कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहलाएगा। नियम 10 का ए, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। तो यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय से उत्तीर्ण की हो या केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना में या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो वह हिंदी में कार्यसाधक समझा जाएगा। तो ये परिभाषा है कि कार्यसाधक किसे कहेंगे और प्रवीण कर्मचारी किसे कहेंगे, दोनों को याद रखेंगे। 10 का बी, यदि किसी कार्यालय में 80% कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान हो तो वह कार्यालय हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा। ऐसे कार्यालयों का नाम राजपत्र में अधिसूचित होंगे। ऐसे कार्यालयों का नाम राजपत्र में अधिसूचित होंगे। नियम 11, मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन आदि। 11 का 1, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य ये द्विभाषी होंगे। 11 का 2, ऑफिस के रजिस्टरों के प्रारूप शीर्षक ये भी द्विभाषी होंगे। 11 के 3 में है कि ऑफिस में सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्तीर्ण लेख द्विभाषी होंगे। नियम 12, अनुपालन का उत्तरदायित्व है। तो इसमें नंबर 1 है, कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि नियमों का पालन हो। इस प्रायोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच का उपाय करें। इनका सम्यक अनुपालन हेतु समय समय पर निर्देश जारी करें। नियम 2 में जो परिभाषित क्षेत्र क, ख, ग थे उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो क क्षेत्र में जो सभी हिंदी क्षेत्र आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह हैं। तो ये सब क क्षेत्र में आते हैं, इन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। ख क्षेत्र में हिंदी व अंग्रेजी जहाँ दोनों। नियम 2 में परिभाषित क्षेत्र क, ख और ग। क क्षेत्र ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह आते हैं। तो इनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड है इसमें। उसके बाद बिहार है तो बिहार से अलग हुआ झारखंड है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ है। तो 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से याद हो जाएंगे। इसके बाद तो क क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसमें कुल उत्तर प्रदेश इसमें क क्षेत्र ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसमें कुल क क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह। तो इस तरह से इन्हें याद करना बहुत ही सरल है। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड, ये 2 हो गए। बिहार और बिहार से अलग हुआ झारखंड, 2 ही हो गए, 4। मध्य प्रदेश और उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो 6 इस तरह से याद हो जाएंगे। इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 3 ये हो गए, 9 हो गए। इसके बाद दिल्ली है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, कुल मिलाकर 11 हो गए इसमें, तो इस तरह से इन्हें याद कर लेंगे। इसके बाद ख क्षेत्र, ये हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी हैं, तो यहाँ पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो इसमें लगभग ऐसे राज्य हैं जिनकी हिंदी अंग्रेजी के अलावा खुद की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब का पंजाबी, चंडीगढ़ में भी, और गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह से। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी ये द्विभाषी क्षेत्र है, यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं। और ग क्षेत्र, तो ये केवल अंग्रेजी है, इसमें जम्मू कश्मीर है, आसाम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी संघ। तो इसमें जो पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं और प्लस इसमें जम्मू कश्मीर को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद साउथ के स्टेट हैं, तो इस तरह से ये ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी प्रशिक्षण, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो 21 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, पहले शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था, अब ये गृह मंत्रालय 1955 से राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग 1960 से शुरू हुआ। हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण 1960 से, पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण 1990 से, रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद सृजन ये 1952 से राष्ट्रपति के आदेश पर। राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती 2003 को मनाई गई। राजभाषा संकल्प 1968 वार्षिक कार्यक्रम जारी गृह मंत्रालय के द्वारा। हिंदी सलाहकार समिति 1973 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष ललित नारायण मिश्र। तो हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या क्या निर्धारित हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें 4 पाठ्यक्रम हैं, नंबर 1 प्रबोध, नंबर 2 प्रवीण, फिर प्राज्ञ और पारंगत। पारंगत जो है ये हिंदी टंकण आशुलिपि के लिए है। ये परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, मई और सितंबर में, तो इस महीने को याद रखेंगे। यानी जो हिंदी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसका जो पाठ्यक्रम है ये 4 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत, जिसका एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, मई और सितंबर में। अब हम एक एक करके सबको जानेंगे। तो प्रबोध यह 5वीं कक्षा के समकक्ष है, यानी सबसे लोअर है ये। इसमें पुरस्कार 70% से अगर अधिक अंक आते हैं तो 1600 रुपये, अगर 60 और 70% के बीच में है तो 800 रुपये, और 55 और 60% के बीच में तो 400 रुपये। ये 25 दिन का कोर्स होता है। इसके बाद नंबर 2 है प्रवीण, ये 8वीं के समकक्ष है। इसमें 70% से अधिक अंक है तो 1800, 60 से 70 के बीच में तो 1200, और 55 से 60 है तो 600 रुपये। ये 20 दिन का कोर्स है, तो ये 200 रुपये उसमें बढ़ गया। प्रबोध में जो 1600 था वो 1800 हो गया, जो 800 था वो 400 बढ़ गया, इसमें 1200 हो गया, और जो 400 था वो 600 बढ़ गया। ये 20 दिन का कोर्स है। नंबर 3 प्राज्ञ, ये 10वीं के समकक्ष पुरस्कार है। इसमें 70% से अगर अधिक अंक है तो 2400 रुपये, 60 से 70% के बीच में है तो 1600 रुपये, और 55 से 60% है तो 800 रुपये। ये 15 दिन का कोर्स होता है। पारंगत पाठ्यक्रम, हिंदी टंकण पुरस्कार 97% से अधिक है तो 2400 रुपये, 95 से 97% 1600 रुपये, 90 से 95% 800 रुपये। इसके बाद आशुलिपि हिंदी पुरस्कार, इसमें 95% से अधिक है तो 2400 रुपये, 92 से 95% है तो 1600 रुपये, और 88 से 92% है तो 800 रुपये का पुरस्कार है। इसके बाद अगर इसे निजी प्रयासों से पास करते हैं, बिना प्रशिक्षण लिए यदि आप निजी प्रयासों से पास करते हैं तो प्रबोध के लिए 1600 रुपये, प्रवीण के लिए 1800 रुपये, और प्राज्ञ के लिए 2400 रुपये। ये केवल पास कर जाएंगे तो मिलेगा। इसके बाद राजभाषा संबंधी पुरस्कार है, इससे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।